देखिए बच्चों, अभी तक हमने देखा कि इंडिफरेंस कर्व क्या होता है और इंडिफरेंस कर्व का मूवमेंट कैसे होता है, ये कर्व कैसे बनता है। ये इंडिफरेंस कर्व क्या होता है कि इंडिफरेंस कर्व मुझे बताता है कि कितने दो टाइप के गुड्स को हम कितने अल्टरनेट तरीके से कंज्यूम करें जबकि मेरा सेटिस्फैक्शन लेवल सेम हो। ठीक है, तो अब मुझे क्या पढ़ना है, इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज के बारे में। इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी कहती है कि इंडिफरेंस कर्व यानी आईसी, शॉर्ट फॉर्म होता है आईसी, इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड और नेगेटिवली। कि जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो हमेशा डाउनवर्ड स्लोप ही क्यों करता है। हमने अभी देखा कि जो इंडिफरेंस कर्व का जो मूवमेंट होता है वो हमेशा डाउनवर्ड स्लोप करता है, नीचे की ओर गिरता हुआ आता है। तो यहाँ पर हम जानना चाहते हैं कि इंडिफरेंस कर्व हमेशा नीचे की ओर ही क्यों गिरता है, ये डाउनवर्ड स्लोप ही क्यों करता है, ये अपवर्ड स्लोप इस तरह से क्यों नहीं करता है। तो इसके पीछे कारण क्या है, देखिएगा, बिकॉज ऑफ कंजम्पशन ऑफ बोथ गुड्स कैन नॉट बी इंक्रीज्ड एट वंस। यूनिट ऑफ गुड y is sacrificed for an additional unit of good x। ये हमारा जो इंडिफरेंस कर्व का जो शेप होता है वो हमेशा डाउनवर्ड स्लोप क्यों करता है। इसके पीछे कारण ये है कि हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन चाहिए होता है। तो क्या होता है, जब हम किसी एक गुड्स का कंजम्पशन बढ़ाते हैं तो दूसरे वाले गुड्स का हमें कंजम्पशन घटाना पड़ता है। जब हम किसी एक गुड्स का कंजम्पशन बढ़ाएंगे तो दूसरे वाले गुड्स को कंज्यूम करना कम करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर दोनों चीज का कंजम्पशन बढ़ाएंगे तब तक मेरा सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन नहीं हो पाएगा ना। जैसे हमने एग्जांपल लिया था कि गुड x की हम पहले 1 यूनिट यूज कर रहे थे और गुड y के 20 यूनिट यूज कर रहे थे। ये x है, ये y, ठीक है। तो गुड x के 1 यूनिट यूज कर रहे थे और गुड y के 20 यूनिट यूज कर रहे थे। तो जब मैंने गुड x के 2 यूनिट किया, एक से बढ़कर 2 किया गुड x को, तो गुड y को हमको सैक्रिफाइस करना पड़ा। क्यों सैक्रिफाइस करना पड़ा? क्योंकि हमको सेटिस्फैक्शन लेवल सेम चाहिए। अब बच्चों एक बात जरा सोचिएगा कि अगर हम दोनों प्रोडक्ट की यूनिट को इंक्रीज कर दें, दोनों का कंजम्पशन बढ़ा दें, मान लीजिए y का भी कंजम्पशन 20 से कर देते 25 और x का भी कंजम्पशन 1 से बढ़कर 2 हो जाएगा, तो सोचिए क्या मेरा सेटिस्फैक्शन लेवल सेम हो पाएगा? नहीं ना। क्यों? क्योंकि आगे जाकर हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे मोनोटोनिक प्रेफरेंस का। अब मोनोटोनिक प्रेफरेंस कहता है कि मोर कंजम्पशन गिव्स द मोर सेटिस्फैक्शन, मोर कंजम्पशन गिव द मोर सेटिस्फैक्शन। कि अगर दोनों प्रोडक्ट का कंजम्पशन बढ़ा देंगे तो मेरा सेटिस्फैक्शन लेवल पहले से ज्यादा हो जाएगा। जबकि हमें क्या चाहिए? सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो जबकि मुझे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन पाना होता है तो जब हम किसी एक गुड्स का कंजम्पशन बढ़ाते हैं तो दूसरे वाले गुड्स का कंजम्पशन मुझे घटाना पड़ता है। तो मैंने 1 से यहाँ पर 1 से 2 किया, तो यहाँ पर 20 से घटाकर 15 कर दिया था। और इसी वजह से जब इसका आईसी कर्व बनाते हैं तो इसका जो शेप होता है वो हमेशा डाउनवर्ड स्लोप करता है। वो डाउनवर्ड स्लोप करता है क्योंकि x की क्वांटिटी बढ़ रही है। पहले x की 1 यूनिट हम यूज कर रहे थे और y के 20 यूनिट यूज कर रहे थे। देखिए नेक्स्ट टाइम हमने x की 1 यूनिट बढ़ाया, 1 से 2 किया और y की यूनिट घटकर 15 हो गई। ठीक है, तो जो आईसी कर्व होता है इसी वजह से वो हमेशा डाउनवर्ड स्लोप करता है। ठीक है, इसी को लोग बोलते हैं एमआरएस। ये क्या कहलाता है? एमआरएस। एमआरएस मींस क्या हुआ? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस, जिसका फॉर्मूला होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन निकालने का डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। डेल्टा मींस क्या होता है? चेंजेस। ठीक है, तो आप कह सकते हो चेंज इन वाई डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स। बच्चों ये जो मैंने वाई और एक्स लिखा है, ये कैसे लिखा है कि जिस यूनिट को हम सैक्रिफाइस करते हैं, जिस कमोडिटी को, जिस प्रोडक्ट को हम सैक्रिफाइस करते हैं उसे मैं ऊपर लिखता हूं और जिस प्रोडक्ट की कंजम्पशन में बढ़ा रहा हूं, जिसमें इंक्रीमेंटल हो रहा है, उसे नीचे लिखते हैं। तो मैंने जो एग्जांपल लिया था उसमें x की यूनिट मेरी बढ़ रही थी और y की यूनिट मेरी घट रही है। तो मैंने जो यूनिट घट रही है हम उसे ऊपर लिखेंगे और जिस जो यूनिट इंक्रीज हो रही है उसे हम नीचे लिखते हैं। ठीक है, तो इसको x y करके मत समझिएगा, इसको आप ऐसे समझिए कि जिस यूनिट को हम सैक्रिफाइस कर रहे हैं उसे ऊपर लिखना है और जिस यूनिट को हम गेन कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, उसे हम नीचे लिखेंगे। तो इसका फॉर्मूला बन गया डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x। ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस। ठीक है, तो ये होगी मेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी कि आईसी कर्व जो है वो हमेशा डाउनवर्ड स्लोप ही क्यों करता है। ओके, अब इसके बाद देखिए
इसकी एक और प्रॉपर्टी, एग्जामिनर पूछता है कि जो मेरा आईसी कर्व होता है वो ऑलवेज कॉन्वेक्स शेप में ही क्यों होता है। आईसी कर्व ऑलवेज स्लोप्स डाउन इन द कॉन्वेक्स शेप टू द ओरिजिन। जो आईसी कर्व होता है वो हमेशा कॉन्वेक्स शेप में ही होता है। जैसे आपने देखा कि जो मेरा आईसी कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोप तो करता है, ये बात समझ में आ गई कि आईसी कर्व हमेशा डाउनवर्ड स्लोप करता है। इसी को हमने पिछले टॉपिक में देखा कि डाउनवर्ड स्लोप क्यों करता है, क्योंकि एक यूनिट को, एक प्रोडक्ट को हम बढ़ा रहे हैं और दूसरे प्रोडक्ट को हम घटा रहे हैं। तो क्या हो रहा है, जो मेरा आईसी कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोप कर रहा है। लेकिन अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये हमेशा कॉन्वेक्स शेप में ही क्यों आता है, ये हमेशा इस शेप में ही क्यों होता है, कॉन्वेक्स शेप। ये कॉन्केव शेप में क्यों नहीं होता। याद करिए जिन बच्चों ने पीपीसी पढ़ा है, याद करिए पीपीसी जो कर्व होता है, पीपीसी का जो कर्व होता है वो कॉन्केव शेप में इस तरह से आता है। डाउनवर्ड वो भी स्लोप करता था लेकिन उसका शेप कैसा था, कॉन्केव। लेकिन जो आईसी कर्व का शेप होता है वो कॉन्वेक्स शेप में होता है। ठीक है, आईसी जो होता है वो हमेशा कॉन्वेक्स शेप में होता है। तो यहाँ पर एग्जामिनर हमसे ये बात जानना चाहता है कि आईसी हमेशा कॉन्वेक्स शेप में ही क्यों होता है, वो कॉन्केव शेप में क्यों नहीं होता है। तो इसका बहुत सीधा सा एक लाइन का आंसर होता है कि बिकॉज ऑफ फॉल ऑफ एमआरएस, बिकॉज ऑफ फॉल ऑफ एमआरएस। क्योंकि मेरा जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो हमेशा घटता जाता है। ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, वो अभी हमने देखा था। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। तो आईसी कर्व के मामले में मेरा जो एमआरएस होता है वो हमेशा गिरता हुआ होता है, जिसकी वजह से आईसी कर्व हमेशा कॉन्वेक्स शेप में ही आता है। ये कैसे, इसको देखिए एक बहुत अच्छे एग्जांपल से। देखिए सपोज करिए हम एक कंज्यूमर है, तो हम दो गुड्स को यूज करना चाह रहे हैं, गुड एक्स और गुड वाई। हमने फर्स्ट स्टेज में गुड एक्स की 1 यूनिट यूज कर रहे हैं और गुड वाई की 20 यूनिट यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें जितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है उतना ही सेटिस्फैक्शन मुझे तभी मिल रहा है जबकि गुड एक्स की हमने 2 यूनिट यूज किया और गुड वाई की 15 यूनिट यूज किया। उतना ही सेटिस्फैक्शन मुझे तभी मिल रहा है जबकि हमने गुड एक्स के 3 यूनिट यूज किया और गुड वाई की 12 यूनिट यूज किया। इस तरह से हमने आगे फिगर लिखा है। आप देख रहे हैं कि हमारे गुड एक्स में हम कंजम्पशन बढ़ाते जा रहे हैं तो गुड वाई का कंजम्पशन घटता जा रहा है। तो बच्चों याद रखिएगा, मैंने अभी आपसे बताया था कि आपका जो गुड वाई में जो सैक्रिफाइस होता है वो डिमिनिशिंग रेट से होता जा रहा है, घटते हुए रेट से। आप देखिए गुड वाई पहले 20 यूनिट यूज कर रहे थे, फिर कितना हुआ 15, तो 20 से 15 5 यूनिट का सैक्रिफाइस हुआ, 15 से 12 3 यूनिट का सैक्रिफाइस हुआ, 12 से 10 2 यूनिट का सैक्रिफाइस हुआ और 10 से 9 1 यूनिट का सैक्रिफाइस हुआ। तो यहाँ पर जो सैक्रिफाइस होगा वो घटते हुए रेट से होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसके पीछे अप्लाई होता है हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो ये कहता है किसी प्रोडक्ट को हम जैसे यूज करते जाएंगे वैसे वैसे उस प्रोडक्ट से मिलने वाली जो सेटिस्फैक्शन है, जो यूटिलिटी है वो घटती जाती है। आप देखिए हम गुड एक्स की यूनिट बढ़ाते जा रहे हैं, तो गुड एक्स जब मैं 1 यूनिट यूज कर रहा था तो उसकी यूनिट ज्यादा थी, और जब मैंने गुड एक्स के 2 यूनिट यूज किया तो उससे हमको यूनिट कम मिलेगी, सेटिस्फैक्शन कम मिलेगा, जिसकी वजह से पहली बार हमने गुड वाई के 5 यूनिट को सैक्रिफाइस किया। जब मैंने 2 से 3 किया तो गुड एक्स से और भी कम सेटिस्फैक्शन मिलेगा, जिसकी वजह से अब की जो मैंने सैक्रिफाइस किया गुड वाई का केवल 3 यूनिट का सैक्रिफाइस किया। इसी तरह जब मैंने नेक्स्ट गुड एक्स से एक एक्स्ट्रा यूनिट यूज किया तो मुझे और भी कम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, तो हम गुड वाई की केवल 2 यूनिट को ही सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो इस तरह से पहली बार मैंने गुड वाई में 5 यूनिट का सैक्रिफाइस किया क्योंकि एक्स से कुछ ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा था, और जैसे जैसे मैं एक्स की यूनिट बढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे उसका यूनिटी सेटिस्फैक्शन घटता जाएगा, तो गुड वाई में हम सैक्रिफाइस कम करते जाएंगे। ठीक है, तो देखिए हमें क्या निकालना है, एमआरएस। फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। तो हम देख रहे हैं पहले डेल्टा वाई कॉम्बिनेशन ए पर, डेल्टा वाई या डेल्टा एक्स एमआरएस कुछ नहीं होगा क्योंकि इससे पहले कोई कंपैरिजन है ही नहीं, इससे पहले कोई कॉम्बिनेशन था ही नहीं। हमारा यहां से स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन 20 से, और देखिएगा तो डेल्टा वाई इन्हें वाई में कितना चेंजेस हो रहा है, तो फर्स्ट टाइम वाई की यूनिट यूज करते 20, नेक्स्ट टाइम वाई की यूज हो रहा है 15, तो 20 से 15 चेंजेस कितना हुआ 5 यूनिट का, 20 से 15 वाई में चेंजेस कितना हुआ 5 यूनिट का, फिर 15 से 12 चेंजेस कितना हुआ 3 यूनिट का, 12 से 10 2 यूनिट का, और 10 से 9 1 यूनिट का।
ये चेंजेस हो रहा है कमोडिटी y में। अब देखिए गुड्स x में कितना चेंजेस हो रहा है, तो गुड x में 1 से 2 चेंजेस 1 यूनिट का, 2 से 3 1 यूनिट, 3 से 4 1 यूनिट, 4 से 5 1 यूनिट। ठीक है, x में कितना चेंजेस हो रहा है 1 यूनिट्स का। तो निकालना है हमको एमआरएस मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कितना होगा, तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कितना होगा, डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x करिए, जैसे यहाँ 5 ये 1 तो ये बन जाएगा 5/1, जिसका मतलब कितना हुआ 5:1 लिख सकते हैं। तो कॉम्बिनेशन बी में हमारा एमआरएस कितना आ रहा है 5:1। ठीक है, वैसे यहाँ पर भी 5:1 ऐसे लिख देते हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखिएगा, y में कितना चेंजेस हुआ 3 का, x में कितना चेंजेस हो रहा है 1 का, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3:1। वैसे यहाँ भी ये 2 ये 1, तो एमआरएस कितना हुआ 2:1 का, और यहाँ पर 1:1 का। तो आप ये देखिए कि एमआरएस फर्स्ट टाइम कितना था 5:1 का था, फिर 3:1 हुआ, फिर 2:1 हुआ, फिर 1:1 हुआ। जो ये शो कर रहा है कि एमआरएस जो है वो कंटिन्यू डिक्लाइन करता जाता है, गिरता जाता है, और जिसकी वजह से मेरा जो आईसी कर्व होता है वो हमेशा कॉन्वेक्स शेप में ही आता है। तो आईसी कर्व कॉन्वेक्स शेप में क्यों आता है, बिकॉज जैसे जैसे हमारा आगे कॉम्बिनेशन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मेरा एमआरएस कंटिन्यू फॉल करता जाएगा, गिरता जाएगा। ठीक है, ये थी हमारी सेकंड प्रॉपर्टी जो कहती है कि आईसी कर्व हमेशा कॉन्वेक्स शेप में ही होता है। देखिए इंडिफरेंस कर्व की थर्ड प्रॉपर्टी ये कहती है कि कभी भी दो इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, या दो इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक दूसरे को टच नहीं कर सकते हैं। अब ऐसा क्यों कहते हैं, इसको समझिएगा इस डायग्राम से। मान लीजिए हमने दो इंडिफरेंस कर्व बनाया, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। हमारा फर्स्ट आईसी कर्व ये बना IC1, इस पर 3 पॉइंट लगाते हैं, मान लीजिए पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C। ठीक है, पॉइंट C यहां नहीं देते। अब एक और आईसी कर्व बनाते हैं जिसको इंटरसेक्ट करता है, ये हो गया IC2, और यहां पे 3 पॉइंट बन रहे हैं, जैसे पॉइंट D वाला पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है, और उसके बाद पॉइंट E। तो देखिए दो इंडिफरेंस कर्व इस तरीके से इंटरसेक्ट नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते, अब इसका लॉजिक समझना, इस कॉन्सेप्ट समझना कि हमने देखा IC1 पर हमने 3 पॉइंट लगाया, पॉइंट A, B, C, और हम जानते हैं कि आईसी कर्व के किसी भी पॉइंट पर मेरा सेटिस्फैक्शन लेवल सेम होता है। तो इसका मतलब ये कि हमको ए वाले पॉइंट पर जितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा था उतना ही सेटिस्फैक्शन मुझे बी पॉइंट में मिल रहा है, और उतना ही सेटिस्फैक्शन मुझे पॉइंट सी पर भी मिल रहा है। इन तीनों पॉइंट पर सेटिस्फैक्शन लेवल मेरा सेम है। इसी तरीके से अगर हम IC2 की बात करें तो IC2 पर भी आप देखिए 3 पॉइंट बने, D, B, E, D, B, E, और इन तीनों पॉइंट पर भी मेरा सेटिस्फैक्शन लेवल क्या है, सेम है। आप ध्यान से देखिए इन दोनों आईसी कर्व पर एक पॉइंट कॉमन है, वो है B। यहाँ पर दोनों कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर भी B है और यहाँ पर भी है। अब एक थोड़ा माइंड लगाना बच्चों और सोचिएगा कि जब मैं ये कर रहा हूँ कि जितना सेटिस्फैक्शन मुझे B पॉइंट मिल रहा है उतना ही सेटिस्फैक्शन मुझे A पॉइंट मिल रहा है, यानी A और B इक्वल है। और यहाँ पर भी देखिए D और B पर हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल सेम है, यानी D और B सेम है। तो मेरा कॉन्सेप्ट कहता है कि जब A और B सेम है और उधर से D और B सेम है, तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि A और D भी सेम होना चाहिए। A और D पॉइंट पर भी सेटिस्फैक्शन लेवल मेरा सेम होना चाहिए ना। अब जरा देखिए डायग्राम में कि क्या ऐसा हो पा रहा है, यहाँ देखिए कैसा हो पा रहा है। अब मुझे बताइए क्या A और D पॉइंट सेम है, क्या हमारा A और D वाला पॉइंट सेम है? नहीं ना। क्यों? क्योंकि आप देखिए D वाले पॉइंट पर हम X की केवल इतनी यूनिट यूज कर रहे हैं और Y का हम इतना यूनिट यूज कर रहे हैं, ठीक है। जबकि A वाले पॉइंट पर क्या हो गया, हमने Y की एक्स्ट्रा यूनिट यूज किया है, हमने Y में एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम किया है।
एक्स को वही रखा है, एक्स में कोई चेंजेस नहीं हुआ, लेकिन वाई का कंजम्पशन मैंने क्या किया, बढ़ा दिया। अगर वाई का कंजम्पशन बढ़ा दिया तो मुझे बताइए क्या मेरा सेटिस्फैक्शन लेवल सेम हो पाएगा? नहीं ना। क्यों? अगर हम ज्यादा कंज्यूम करेंगे तो मुझे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। इसका मतलब ये कि ए वाले पॉइंट मुझे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा इन कंपैरिजन टू पॉइंट डी। तो यहां पर सेटिस्फैक्शन लेवल मेरा सेम नहीं हो रहा है, तो ए और डी पॉइंट सेम नहीं है। अगर ए और डी पॉइंट सेम नहीं है तो ये दोनों इंडिफरेंस का कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। इसी तरीके से एक और पॉइंट देख लीजिए कि अगर बी और सी मैं कहता हूं सेम है, बी और सी के पॉइंट पर सेटिस्फैक्शन लेवल सेम मिल रहा है, और इधर से IC2 पर भी बी और ई का सेटिस्फैक्शन लेवल सेम है, तो हम लोग कह सकते हैं कि सी और ई भी इक्वल होना चाहिए। और हम देख रहे हैं यहाँ पर सी और ई मेरा इक्वल नहीं है, दोनों अलग अलग पॉइंट्स पर हैं। अब इसका मतलब कि ऐसी सिचुएशन कभी बन ही नहीं सकती है कि मेरा इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सके। तो बच्चों याद रखिए, जब भी इंडिफरेंस कर्व बनाया जाता है दो या दो से ज्यादा, तो इंडिफरेंस कर्व हमेशा लेफ्ट साइड या राइट तरफ मूव करते हैं। ऐसे हो सकते हैं इस तरह से, ये हो गया मान लीजिए IC1, ये IC2, इस तरह जा सकता है, लेकिन IC कर्व कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, ये थी मेरी IC कर्व की प्रॉपर्टी थी। देखिए बच्चों, इंडिफरेंस कर्व का नेक्स्ट नंबर 4th प्रॉपर्टी कहती है हायर लेवल ऑफ IC यानी इंडिफरेंस कर्व गिव्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। बच्चों हम लोग ने इकोनॉमिक्स में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि जब भी हमारा कोई कर्व राइट साइड की ओर शिफ्ट करता जाता है तो वो क्या बताता है, हमारा इंक्रीज। वो क्या बताता है, इंक्रीमेंटल, इंक्रीज हो रहा है। तो जैसे इंडिफरेंस कर्व भी मेरा राइट साइड की ओर इंक्रीज करता जाएगा तो वो क्या बताएगा कि मेरा सेटिस्फैक्शन लेवल इंक्रीज होता जा रहा है। बच्चों देखिए, मैंने इस डायग्राम में 3 IC कर्व बनाए हैं, इंडिफरेंस कर्व IC1, IC2, IC3। आप देखिए IC1 के लेवल पर हमारा कॉम्बिनेशन A पर हम गुड x की इतनी यूनिट यूज कर रहे हैं और गुड y की इतनी यूनिट यूज कर रहे हैं, जबकि IC2 के मामले में मेरा जो कॉम्बिनेशन बन रहा है हमने गुड x की मोर यूनिट कंज्यूम किया है और गुड y की भी एक्स्ट्रा यूनिट यूज किया गया है। तो जब हमने गुड x और गुड y की एक्स्ट्रा यूनिट यूज करेंगे तो क्या होगा, हमको एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। इसी तरह से IC3 के लेवल पर कॉम्बिनेशन C बता रहा है कि हमने x और y दोनों का एक्स्ट्रा कंजम्पशन किया है, और जब दोनों का फिर से मैंने एक्स्ट्रा कंजम्पशन किया तो मुझे क्या होगा, और ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो जैसे जैसे ये IC कर्व और ज्यादा इंक्रीज करता जाएगा वैसे वैसे मेरा सेटिस्फैक्शन लेवल क्या होता जाएगा, इंक्रीज करता जाएगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि हायर लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व शोज द हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, कि जैसे जैसे मेरा इंडिफरेंस कर्व इंक्रीज करता जाता है, राइट साइड को शिफ्ट करता जाता है, वैसे वैसे मेरा सेटिस्फैक्शन लेवल भी इंक्रीज करता जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें एक कॉन्सेप्ट हमको पढ़ना है मोनोटोनिक प्रेफरेंस का। अब ये मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्या कहता है, इट रिफर्स टू हायर लेवल ऑफ bundles of goods give the higher level of satisfaction। मींस क्या हुआ कि जब हम दो टाइप की गुड्स का मान लीजिए कंजम्पशन कर रहे हैं और दोनों गुड्स का हम कंजम्पशन लेवल बढ़ाएंगे तो हमारा सेटिस्फैक्शन भी इंक्रीज करेगा। किसी भी जब भी हम गुड्स का एक्स्ट्रा कंजम्पशन करते जाएंगे तो हमें एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। मान लीजिए हम गुड x की 1 यूनिट यूज कर रहे हैं और गुड y के 20 यूनिट यूज कर रहे हैं, तो मान लीजिए अब मैंने क्या किया, गुड x की 2 यूनिट यूज किया, अब गुड y में 25 यूनिट कंज्यूम करेंगे, तो क्या होगा कि हमने x का भी कंजम्पशन बढ़ा दिया, y का भी कंजम्पशन बढ़ा दिया। तो जब हमने एक्स्ट्रा कंजम्पशन करेंगे तो हमको एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। याद रखिएगा इन दोनों केस में सेटिस्फैक्शन लेवल मेरा सेम नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि हमने दोनों का कंजम्पशन बढ़ा दिया है, x का भी कंजम्पशन बढ़ा, y का भी कंजम्पशन बढ़ा है। अगर दोनों चीज का कंजम्पशन बढ़ा है तो मेरा सेटिस्फैक्शन लेवल भी सेम नहीं रहेगा बल्कि इंक्रीज कर जाएगा, बढ़ जाएगा। और यही बात करता है मोनोटोनिक प्रेफरेंस, कि जैसे जैसे आप गुड्स दोनों टाइप के गुड्स का कंजम्पशन बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल भी इंक्रीज करता जाता है। ठीक है, हाँ बच्चों एक बात और देख लेना, ये जो मैंने अभी आपको प्रॉपर्टी बताई कि हायर लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व गिव द हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, इसी को हम लोग IC मैप भी बोलते हैं।
इंडिफरेंस मैप। कभी कभी हमारे एग्जाम में आया कि आईसी मैप क्या होता है, कि जब हम एक ही डायग्राम पर एक से ज्यादा आईसी कर्व को पुटअप करते हैं, एक से ज्यादा आईसी कर्व बनाते हैं, तो वो क्या होता है, आईसी मैप। और याद रखिएगा हमारा ये जो आईसी कर्व है वो जैसे जैसे इंक्रीज करता जाएगा, हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल भी वैसे वैसे इंक्रीज करता जाता है। ठीक है, तो ये थी हमारी प्रॉपर्टी नंबर 4।